नमस्ते बच्चों, मैं प्रियंका श्रीवास्तव और आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय से अध्याय 6 जनसंख्या पढ़ाने जा रही हूँ। किसी स्थान पर रह रहे लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। इन लोगों की संख्या की गिनती करना जनगणना कहलाता है। भारत में पहली बार 1881 में संपूर्ण जनगणना की गई। तो बच्चों, जनसंख्या जो है सामाजिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण तत्व है और जनगणना जो है हमारे देश की जनसंख्या संबंधी जानकारी प्रदान करती है और एक निश्चित समय अंतराल, ठीक है, तो निश्चित समय अंतराल में क्या है, जनगणना होती है, जो कि हमेशा जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। और भारत में सबसे पहले जो है 1872 में जनगणना की गई थी और 1881 में जब पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं हम जनसंख्या का आकार और वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि 19.90 लाख करोड़ है। ठीक है, और यहाँ देश की जो है 16% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से भी जानते हैं कि ये देखिए, इसमें जो है जनसंख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारी बुक में दिया गया है ये चित्र कि ये तो शेष विश्व है। इसमें जो है 17.5% ये भारत है, इतनी जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत की जो है 2.4% है। शेष जो है 97.6% जो है पूरा विश्व का है। ठीक है, और इसका देखिए ये वितरण किया गया है अगले चित्र में। ये उत्तर प्रदेश, अभी मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये 16% है। फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से ये सबको विभक्त किया गया है जनसंख्या के हिसाब से। तो ये इसका वितरण हो गया। और सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। भारत की लगभग आधी आबादी इन 5 राज्यों में निवास करती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, इसमें देखिए जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत विश्व की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी मैदान और दक्षिण के केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ जो है समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो आपने देखा कि जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है। ठीक है, अब जहाँ जैसे उत्तरी मैदान में और दक्षिण के केरल में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ जो है समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है और जो है पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। तो इंसान जो है, मनुष्य जो है वहीं रहना पसंद करता है जहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों, सब उसके अनुकूल हो। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं हम जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में किसी देश या राज्य की जनसंख्या में बदलाव आना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो जनगणना होती है वो भी जो है 10 वर्ष में होती है, 10 वर्ष में एक बार होती है। अब आइए आगे जानते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जानते हैं जन्म दर। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। और भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है। ठीक है, जन्म दर जो है हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है। अब मृत्यु दर के बारे में जानेंगे हम। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है।
अब आइए आगे जानते हैं प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि बहुत सारे जो है हमारे भारत में अधिकतर जो है प्रवास कैसे होते हैं, गाँव से शहर की तरफ ही होता है। लोग बाग गाँव से शहर की तरफ ही जाते हैं क्योंकि शहर में ज़्यादा सुख सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है गाँव से शहर में प्रवास अधिकतर होता है। हाँ, ये देखिए, क्योंकि शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इन लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1991 में कुल जनसंख्या 17.29 से 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। ठीक है, ये तो हो गई भारत की बात। अंतर्राष्ट्रीय भी होती है भाई, लोग एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं। ठीक है, तो वो भी प्रवास कहलाता है। आयु संरचना। आयु संरचना किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों को दर्शाती है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे क्या है, 15 वर्ष से जो कम है, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। इन्हें केवल भोजन, वस्त्र तथा स्वस्थ सेवा उपलब्ध कराने की ज़रूरत होती है। वयस्क। वयस्क में आ जाते हैं हमारे 15 वर्ष से 59 वर्ष। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं तथा यही देश के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं और यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। मतलब सबसे ज़्यादा काम करने वाले जो युवा, जिनको युवा कहा जाता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं वृद्ध। वृद्ध में क्या होता है, जो 59 वर्ष से अधिक हैं। ये अधिकतर समूह उत्पादक नहीं होते हैं। ये कार्यशील तथा अवकाश प्राप्त दोनों हो सकते हैं। ये अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। ठीक है, ये कार्यशील है, इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या रिटायरमेंट लेकर घर में रहना चाहते हैं, तो ये इनकी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं हम लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या कहलाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ये हमारे जो जनगणना 2011 में हुई थी भारत में, उसके अनुसार है ये पूरा आंकड़ा। अब आइए आगे जानते हैं साक्षरता दर क्या कहलाता है। साक्षरता दर एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक हो तथा किसी भाषा को समझकर लिख और पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है, पढ़ा लिखा कहा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की जो है 80% है और महिलाओं की 64.6% है। तो ये हो गई हमारी साक्षरता दर। आइए अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं, व्यावसायिक संरचना। विभिन्न व्यवसायों को करने के लिए देश में भिन्न भिन्न लोग होते हैं और इन व्यवसायों को बांटा गया है। इन व्यवसायों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हमारा खेती है, पशुपालन है, खनन है, वृक्षारोपण है, मछली पालन है, तो ये आदि क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अब जानते हैं द्वितीयक श्रेणी में। तो द्वितीयक में हमारा क्या आ जाता है, उद्योग धंधे हैं। ठीक है, जो लोग उत्पादन करने वाले उद्योग जो भी हैं, भवन हैं, भवन निर्माण कार्य हैं, तो जितने भी और भी निर्माण कार्य हैं वो सब हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है कि परिवहन, संचार वर्तमान समय में द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय बढ़ने लगे हैं तथा अधिकांश विकसित देशों में यही व्यवसाय सर्वाधिक लोगों द्वारा किए जाते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्राथमिक कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। तो यही है कि हमारे जो तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं आदि शामिल होती हैं। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयासों द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वस्थ स्तर में सुधार हुआ है
तथा मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, तो मृत्यु दर जो 1991 में प्रति 1025 थी, वो 2011 में घटकर जो है 7.2% प्रति 1000 रह गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्वास्थ्य का जो है जनसंख्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारे राष्ट्र में जो योगदान होता है मानव का, वो इसी वजह से होता है। तो हमारा जो राष्ट्र की जो प्रगति है स्वस्थ जो है जनसंख्या पर ही निर्भर होती है। अब आगे जानते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो हमारे जो है भारत सरकार द्वारा कुछ नीतियां बनाई गई हैं, कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना है। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बचने को छुटकारा दिलाना है, मतलब बहुत सारे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं फ्री में, है ना। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, लड़कियों की जो है शादी की उम्र निर्धारित की गई है। परिवार नियोजन के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ये सारी जो है नीतियां हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत आ जाती हैं ये सब। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अनुसार जो है किशोरों की जो है पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की गई है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सही बात है ये। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं और एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।